नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। यह न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से महत्वपूर्ण टॉपिक है, बल्कि भारतीय इतिहास के हिसाब से भी ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हड़प्पा सभ्यता से किसी न किसी रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रारंभिक वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो या मुख्य लिखित परीक्षा हो। तो इस हिसाब से यह टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इस टॉपिक की वस्तुनिष्ठ के साथ साथ हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह टॉपिक महत्वपूर्ण क्यों है। 1921 का वर्ष भारतीय इतिहास में न केवल महत्वपूर्ण रहा है, बल्कि भारतीय इतिहास के लेखन की और पुरातात्विक खोज की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा है। 1921 में जहां देश में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था, वहीं वर्तमान पाकिस्तान, जो तत्कालीन हिंदुस्तान का हिस्सा था, के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक स्थान पर राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने वहां पर एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की खोज की जिसने भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया, क्योंकि इस खोज के पहले विदेशी इतिहासकार, विशेषकर ब्रिटिश इतिहासकारों का मानना था कि भारत का इतिहास तो सिर्फ सिकंदर के आक्रमण से प्रारंभ होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इतिहास का मतलब लिखित दस्तावेज या साक्ष्य जब से मिलने प्रारंभ हुए तब से हम इतिहास मानते हैं। और भारत में अधिकांश लिखित साक्ष्य जो है अशोक के अभिलेख वगैरह मिले थे तत्कालीन समय में, तो वो अपने आप को भारतीयों से अधिक प्राचीन मानते थे। हालांकि हमारे यहाँ रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य मिले, लेकिन उन्हें वो सिर्फ कपोल कल्पना ही मानते थे, ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मानते थे। तो उनका मानना था कि भारतीयों की ऐतिहासिकता बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन दयाराम साहनी जी ने वो कमाल दिखा दिया जब देश गुलाम था, और उन्होंने हड़प्पा में जिस सभ्यता की खोज की, जिसे तत्कालीन समय में सिंधु घाटी की सभ्यता कहेंगे, क्योंकि अधिकांश पुरा अवशेष और पुरा स्थल जो है उस समय सिंधु नदी के किनारे ही मिले थे। हालांकि बाद में या वर्तमान में और इससे सबसे पहले खोजे गए स्थान हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के कार्बन डेटिंग के बाद जो समय मिला, उस समय ने भारतीय इतिहास को और प्राचीन कर दिया। अंग्रेज जहां 326 ईसा पूर्व यानी सिकंदर अलेक्जेंडर के आक्रमण से ही भारतीय इतिहास को मानते थे, वहीं इस सभ्यता की खोज ने भारतीय इतिहास का समय जो है खींचकर 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो इसका कार्यकाल रहा या निर्धारित काल रहा, तो लगभग 2100 वर्ष पीछे कर दिया। और यही नहीं, 2400 ईसा पूर्व मतलब वर्तमान काल से अगर देखें तो लगभग 4400 साल पहले इस सभ्यता के लोगों का जीवन जो था नगरीय था। जी हाँ, जहाँ दुनिया के देश ग्रामीण संस्कृति में पल बढ़ रहे थे, ढंग से कपड़े पहनना भी नहीं सीखे थे, घर बनाना तो दूर की बात, वहाँ इस सभ्यता के लोगों ने नगर बसाना शुरू कर दिए। बड़े बड़े
एक मंजिला 2 मंजिला मकान और व्यवस्थित शहर बना है। इतने व्यवस्थित कि आज भी दुनिया के बहुत से देशों में इतने व्यवस्थित शहर हम नहीं बसा पाए। तब हड़प्पा सभ्यता के लोग एक नगरीय सभ्यता में रह रहे थे। तो इस हिसाब से यह सभ्यता हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, और एक भारतीय होने के नाते हम सभी के लिए भी एक गर्व का विषय है। हालांकि हाल में ही कुछ खोज हुई हैं। बागपत जिले के आसपास जो है सिथौली नामक स्थान पर लगभग 4000 वर्ष ईसा पूर्व का एक रथ मिला है, और इससे हमारी ऐतिहासिकता और प्राचीन हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व। क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्य जो बाहर से आए, ये भी एक थ्योरी गलत साबित हो गई कि आर्य बाहर से आए, क्योंकि अंग्रेजों की दी हुई थ्योरी थी और उनका इस थ्योरी से ये साबित करना उद्देश्य रहा कि भारतीयों पर हमेशा दूसरों ने शासन किया है, भारतीय खुद कभी अच्छे शासक नहीं हो पाए। तो सिनौली जो गांव है बागपत जिले में, उसमें मिले रथ से यह और भी पुख्ता हो गया कि हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से पहले से भी विकसित थे, क्योंकि रथ एक विकसित वाहन है। तो इस तरह से ये अंग्रेजों के सामने साबित हुआ कि भारतीय जो है पहले से विकसित रहे और किसी बाहर के व्यक्तियों को उन्हें विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम इसी हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, और इस सभ्यता जो कि महत्वपूर्ण है इसलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, और हो सकता है एक वीडियो में यह पूरा ना हो पाए, इसके लिए 2-3 वीडियो बनाएंगे। तो आज देखते हैं शुरुआत इसकी कैसे हुई। अब बताते हैं कि एक शुरुआत हुई 1856 में, जब पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। पाकिस्तान अब बना, तत्कालीन जो है पश्चिमी हिंदुस्तान में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो रेलवे लाइन की खुदाई करते समय कुछ पुराने ज़माने की ईंटें मिली थी। यदि उस समय उन ईंटों का परीक्षण कर व्यवस्थित तरीके से खुदाई की जाती तो हो सकता है कि 1921 से पहले ही सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की खोज हो जाती है, लेकिन संयोगवश ऐसा नहीं हो सका। तो इसके बाद 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक स्थान पर इस स्थान की खोज की, और इसी के आधार पर इस सभ्यता, पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। फिर 1922 में राखलदास बनर्जी ने एक दूसरे नगर की खोज की जिसका नाम मोहनजोदाड़ो है। यह है वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। तो मोहनजोदाड़ो शब्द सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। तो वास्तव में यहाँ टीले नुमा आकृतियाँ थीं और जिन्हें लोग मुर्दों का टीला कहते थे। और जब इसकी खुदाई की गई तो पाया गया कि यह जो है एक व्यवस्थित नगर, प्राचीन नगर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का। धीरे धीरे यहाँ पर धीरे धीरे इस सभ्यता के अन्य स्थलों की भी खुदाई की, और लगभग सभी जगह जो है व्यवस्थित नगर योजना के साथ शहर मिले। और इस सभ्यता का आकार इससे समझ सकते हैं कि अभी तक जो खुदाई हुई है उसके बाद 12,99,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंतर्गत अभी तक सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं। तो इस सभ्यता के क्षेत्रफल के आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितनी बड़ी सभ्यता रही। लगभग दीर्घ त्रिभुजाकार आकार में भारत के मैप में अगर हम देखें तो यह सभ्यता के स्थल मिले हैं। अगर हम इसकी सीमा निर्धारित करने का प्रयास करें तो पश्चिम में स्थित कांगे डोर जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, पूर्व में मेरठ जिले में आलमगीरपुर, और
उत्तर में जो सबसे उत्तरी छोर इसका है, वर्तमान कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें मांदा नामक स्थान है, और नीचे दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य में स्थित दैमाबाद। तो ये 4 जो है इस सभ्यता के छोर बिंदु रहे या अंतिम बिंदु रहे, इनके बीच में ही और लगभग 1400 से अधिक स्थलों की खोज और खुदाई की जा चुकी है। और सबसे ज़्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता के स्थल मिले हैं वर्तमान में गुजरात में मिले हैं। और यह नगरीय सभ्यता थी जिसमें 6 बड़े नगर मिले हैं। 6 बड़े नगर कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, और राखीगढ़ी, कालीबंगन और गढ़वीर बेला और धोलावीरा। धोलावीरा में तो एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड भी मिला है, 10 फीट के लगभग उसकी चौड़ाई है, और उसमें 10 अक्षर भी मिले हैं। और इससे अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है नगर के प्रवेश द्वार पर उस साइन बोर्ड को लगाया गया हो। हालांकि अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, तो इसलिए अभी तक यह पता नहीं लगाया जा सकता कि उस साइन बोर्ड पर क्या लिखा है। और ये लिपि की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक या विस्तृतफेदन प्रकार की लिपि है। इसमें मतलब हर भाव को चित्र स्वरूप में दिखाया गया है। आप जो है से इस चित्र में देख सकते हैं। हालांकि चित्रात्मक होने के कारण ही जो है इतनी आसानी से पढ़ी नहीं जा सकी है। इस तरह की लिपियां आज भी प्रचलित में हैं। अगर आप देखें तो चीन की जो लिपि है, चाइनीज़ लिपि जो है, या जापान की जो लिपि है, वो भी भाव चित्रात्मक ही है। इसमें भावों को प्रकट करते हैं चित्रों के माध्यम से, अलग से अक्षर न देके उन्हें चित्रों के माध्यम से ही प्रकट किया जाता है। और यह लिपि बाएं से दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मतलब इसकी एक लाइन बाएं से दाएं की तरफ होती थी, तो दूसरी लाइन दाएं से बाएं की तरफ होती थी। तो इसको ना पढ़े जाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है। तो जब यह लिपि पढ़ी जाएगी तो हो सकता है इस सभ्यता के बारे में हमें और भी बहुत सी बातें पता चले। इस सभ्यता में अगर हम समाज की बात करें तो अधिकांश स्थलों पर पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की मूर्तियां अधिक मिली हैं। इससे ये लगाया जा सकता है कि यह जो है इसमें मात्र सत्तात्मक या महिला जिसमें प्रमुख रही ऐसा समाज रहा होगा। दूसरी चीज, यह व्यापारिक समाज था, क्योंकि इसके व्यापार के अवशेष भी हमें मेसोपोटामिया, मिस्र जैसे, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों में भी इसके अवशेष मिले हैं। तो व्यापारी वर्ग यहाँ अधिक रहा है और व्यापार में महिलाओं की भूमिका प्रमुख रही है। इसके अलावा समाज में 4 वर्ग रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण वर्ग व्यापारी रहा, योद्धा वर्ग रहा, विद्वान रहा। इसके अलावा मजदूर और शिल्पी भी रहा। जिस हिसाब से यहाँ पर नगर संरचनाएं बनाई गई हैं तो मजदूर शिल्पी भी रहे हैं। जाति व्यवस्था वगैरह की जानकारी तो नहीं मिली है। और समाज बड़ा ही विद्वान और साफ सफाई पसंद था। इसके अलावा जो है इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान मिली मोहरें। मोहरों के माध्यम से ही हम इस सभ्यता को बहुत कुछ जान पाए। यहाँ मोहर शब्द मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मोहर के 2 अर्थ होते हैं। एक धन वाली मोहर होती है कि भाई राजा ने खुश होकर जो है किसी को मोहर प्रदान करेगी, तो वो है धन वाली मोहर, या जैसे सिक्के वाली मोहर नहीं है। यहाँ मोहर का अर्थ है मुद्रा। इससे भी लोग मुद्रा से धन अर्थ लगाते हैं, लेकिन मोहर या मुद्रा का यहाँ तात्पर्य है सील। जो स्टाम्प या सील जो हम आज प्रयोग करते हैं, तो उस तरह
और तत्कालीन सभ्यता के लोग भी जो है, खासतौर से व्यापारी वर्ग, हर व्यापारी का अपना एक ट्रेडमार्क था, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था, और वो मोहर की तरह उपयोग करते थे। मोहर में भी सेलखड़ी पत्थर पे अलग अलग चिन्ह बनाए जाते थे, अधिकांशतः जानवरों के चिन्ह मिले हैं, और उन चिन्हों के आधार पर उसका ट्रेडमार्क निर्धारित होता होगा। तो इस इन मोहरों में जो है आम जनजीवन के बारे में भी जानकारियाँ मिली हैं। तो इन मोहरों से जो है हमें इस सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता, सोचिए, जब भी हम इस सभ्यता की चर्चा करेंगे तो हम वर्तमान से तुलना करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि आज से 4400 वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में व्यवस्थित नगर मिले। नगर भी दो तरह के पाए गए, एक उच्च और श्रेष्ठी वर्गों के लिए अलग दुर्गनुमा नगर रहा, और उसके बाहर निम्न या मजदूर शिल्पियों के लिए अलग बस्ती रही। तो निम्न मजदूरों की तुलना में जो श्रेष्ठी वर्ग के लिए नगर ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से मिले गए। सबसे बड़ी बात कि ये प्लान्ड सिटीज़ थे। प्लान्ड सिटीज़ मतलब आज की तरह जो है, जैसे जहाँ ज़मीन मिली वहाँ मकान नहीं बना देते थे, एक प्लान की तरह ही बाकायदा शहर का मानचित्र बनाया जाता था, और मानचित्र भी बिल्कुल चेस बोर्ड की तरह होता था। अगर आपने चेस या शतरंज का बोर्ड देखा होगा तो उसमें 64 खाने होते हैं और चौकोर खाने होते हैं, तो उसी तरह चौकोर खाने की तरह इसमें मकान बनाए गए, और इन खानों को जो बांटा गया वो सड़कों और गलियों के माध्यम से बांटा गया। इस तरह का अगर आपको उदाहरण देखना हो, वर्तमान में देखना हो, तो चंडीगढ़ शहर को इसी तरह से बांटा गया, और प्रत्येक खाने को सेक्टर कहा गया, सेक्टर के नंबर दिए गए हैं। तो वह व्यवस्था उस समय भी प्रचलित थी। अब चूँकि चंडीगढ़ भी भारत का पहला प्लान्ड टाउन या सिटी है, तो ये भी प्लान्ड थे, और चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, मुख्य सड़क बहुत चौड़ी होती थी। उसके किनारे पर उस समय सोचिए 4400 साल पहले भी जो है लैंप पोस्ट भी मिले। बिजली की लैंप पोस्ट नहीं होती थी, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी उस समय, मतलब लैंप पोस्ट पे जगह बनाई गई, और वहाँ पर दिया या फिर लालटेन टाइप की व्यवस्था की जाती होगी रात में प्रकाश के लिए। सड़कें बिल्कुल सीधी होती थी, और आपस में एक दूसरे को काटते हुए समकोण बनाती थी, समकोण पे काटती थी। ऐसा नहीं कि जो है आड़ी टेढ़ी जो है मुड़ी हुई सड़कें, घुमावदार सड़कें नहीं थी, सीधी सड़कें थी। सड़कों के किनारे पक्की और ढकी हुई नालियाँ बनी हुई थी। ठीक है, बीच बीच में मैनहोल भी बने हुए थे साफ सफाई के लिए। अच्छा, सीधी सड़कों का एक बहुत बड़ा फायदा था कि उसकी सफाई अपने आप हो जाती थी, क्योंकि सड़क जब सीधी होती थी तो जब तेज हवा चलती थी तो धूल अपने आप सड़क से, धूल और गंदगी साफ हो जाती थी। तो इसके लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता था, क्योंकि सड़क जहाँ से अगर मुड़ेगी तो वहाँ पर धूल इकट्ठी हो जाएगी, और सीधी होने के कारण वो सीधी उड़ जाएगी। सड़कों से गलियाँ जुड़ी हुई थी, और मकान जो है, मकानों के प्रवेश द्वार गलियों की तरफ खुलते थे। मतलब ये एक इनकी साफ सफाई की व्यवस्था। आज हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, और लोगों को कई बार कहने के बाद भी सफाई की आदत नहीं डाल पा रहे हैं, और उस समय लोग कितने जागरूक रहे होंगे। इससे आप समझिए कि जितने भी मकान मिले हैं इस सभ्यता के दौरान, उन मकानों में जो दरवाजे या खिड़की किसी भी मकान में सड़क की ओर नहीं मिले, सड़क की ओर पूरी तरह से वो बंद होते थे। क्यों होते थे? ताकि सड़क की धूल और मिट्टी घरों में ना पहुंचे, और सड़क पर चलने वाले लोग घरों में ताक झांकी ना करें। ताक झांकी ना करने का एक और आगे साक्ष्य मिला है कि गलियों में जो घरों के दरवाजे मिले,
तो दरवाजे के सामने एक दीवार पाई गई। मतलब ये दरवाजा है और दरवाजे के सामने एक दीवार हुई, तो अगर किसी को आना है तो वो साइड से आते थे, और सामने से निकलने वाले गली में भी निकलने वाले लोग जो है घरों में ताक झांक ना कर सके। पक्के मकान बनाए गए। अब जो मकान बने वो पक्के मिले, ईंटें जो हैं पकी हुई ईंटें के साक्ष्य मिले हैं, और मकान जो है एक मंजिला होने के अलावा 2 मंजिला तक मिले। सभी मकानों का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा मिला। मकानों में अगर 2 मंजिला मकान है तो उन्हें पाइप, तब बस बांस या इस तरह के पाइप का प्रयोग किया गया। तो पाइप से जो है मकान का पानी और जो है गंदगी नाली के माध्यम से मुख्य नाली में जुड़ा हुआ होगा। प्रत्येक घरों में कुएं मिले, और मोहनजोदड़ो जैसे स्थानों पर बृहद स्नानागार और अन्नागार की इमारतें मिली, जो शायद सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए होता है। स्नानागार का जहाँ तक पुरातात्विक वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह जो है किसी पर्व विशेष पर प्रयोग होते होंगे सार्वजनिक स्नान के लिए। आज भी हम देख सकते हैं कि हिंदू धर्म में या सनातन संस्कृति में स्नान का बड़ा महत्व है, और सामूहिक स्नान जो है विभिन्न पर्वों पर होता है, चाहे मकर संक्रांति हो, कुंभ का मेला हो, या पूरा माघ का महीना हो, तो यहाँ पर स्नान होते हैं। और इन जो है जो स्नानागार मिले उसमें बाथरूम भी मिले। बाथरूम से मतलब वस्त्र बदलने के लिए रूम भी बने हुए हैं, और काफ़ी चौड़ा और सीढ़ीदार बना हुआ है। तो इस तरह से उनकी कोई परंपरा होती होगी जिसमें वो एक साथ स्नान करते होंगे। अन्नागार पूरे शहर के लिए स्टोरेज का काम करता था। तो इस तरह से हम देखें तो काफ़ी व्यवस्थित तरीके से उन्होंने अपनी नगर योजना बनाई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के खान पान की बात अगर हम करें तो सैंधव समाज के लोग जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग करते थे। शाकाहारी भोजन के साक्ष्य के रूप में हमें अलग अलग जगहों से अलग अलग साक्ष्य मिले। विभिन्न प्रकार के बीज मिले हैं, तरबूज के बीज मिले हैं, अनार, केला, बेल इत्यादि के जो है साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगा जैसे स्थान पर खेती के भी साक्ष्य मिले। एक साथ दोहरी खेती करते थे, मतलब एक ही खेत में 2 प्रकार की फसलें उगाते थे। इसके अलावा मांसाहार के लिए जो है जो मोहरें रहीं, उन मोहरों में बलि प्रथा का भी साक्ष्य मिला है। शिकार करने का, मत्स्य आखेट का भी साक्ष्य मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पका हुआ मांस खाते थे, क्योंकि पका हुआ मांस या अनाज खाते थे, क्योंकि चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में अग्निकुंड भी मिला है, यहाँ तक कि तंदूर भी मिला है। तो कुल मिलाकर खान पान के मामले में काफ़ी जो है समृद्ध थे और बड़े अच्छे तरीके से भोजन करते थे।